नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को होली के इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आप सभी का होली का त्योहार बढ़िया गुजर रहा होगा और ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए, सभी के मनोकामनाएं पूरी हों और ये होली आपके जीवन में सुख समृद्धि वाली होली रहे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इतिहास की दृष्टि से एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम सांस्कृतिक हिसाब से देखें तो आपको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी देखने को मिलता है, हेमू। तो आज के इस लेक्चर में हम अकबर की बात करेंगे, हेमू की बात करेंगे। अकबर और हेमू के बारे में जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी डिटेल जो रहेगी वो कहीं ना कहीं इसके पहले के टॉपिक से जुड़ी हुई है। कैसे कि जब हम अकबर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हुमायूं से जुड़ा हुआ है, और हेमू की बात करेंगे तो ये शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य रहा उससे जुड़ा हुआ है। हमने हमारे पिछले लेक्चर में हुमायूं और शेरशाह सूरी से संबंधित व्यवस्था को देखा था। हमने देखा था कि किस हिसाब से बाबर के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य को भारत में बढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि ये प्रयास ज्यादा सफल हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि 1540 में जब बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की हार होती है और शेरशाह सूरी की जीत होती है, तो एक लंबा समय, लगभग 15 साल का समय होता है कि हुमायूं को इधर उधर भागते हुए निर्वासित जीवन जीना पड़ता है। और इस बीच एक छोटी अवधि के लिए भारत में एक द्वितीय अफगान साम्राज्य शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया जाता है। यह साम्राज्य एक छोटी सी अवधि के लिए भले ही रहा हो, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो आज भी हमें देश में देखने को मिलता है। जैसे कि रुपया व्यवस्था शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था, रुपया जो हम आज भी देखते हैं हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोगों को देखने को उस समय मिली। यहां शेरशाह सूरी का साम्राज्य हुमायूं के द्वारा बाद में खत्म कर दिया गया, क्योंकि लगभग 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद जो उत्तराधिकारी बने उसके वो योग्य नहीं थे। बाद में हुमायूं को भी फारस से सैनिक सहायता मिली, और अंततः लगभग 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में सूर सेना को अंतिम रूप से पराजित करके हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और भारत का बादशाह बन जाता है। लेकिन इसके बाद हुमायूं ज्यादा समय तक बादशाहत के तौर पर नहीं रह पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है जनवरी 1556 में। जब जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई तो उसका बेटा अकबर जो होता है वो अगला बादशाह बनता है। अकबर जब बादशाह बना तो उसी समय उसे हेमू के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ना पड़ा था। अब यहां कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अकबर तो प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल भी नहीं हुआ था। तो इन सभी चीजों को आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। आज हम अकबर के बारे में भी बात करेंगे और हेमू के बारे में भी बात करेंगे, जिसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट होने की कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि टैग हासिल है। इसी के साथ साथ हेमू को विक्रमादित्य के तौर पर हम एक मजबूत शासक के तौर पर भी देखते हैं दोस्तों। तो समझते हैं इस पूरी व्यवस्था को और यहां से कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम देखें। लेकिन सबसे पहले हम लोग अकबर के प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं। जब हम अकबर के प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं दोस्तों, तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। हम जानते हैं कि अकबर का पिता हुमायूं रहा। हुमायूं जो रहा ये 1540 में, मई 1540 में बिलग्राम, जिसको हम कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, इसमें हार गया। बिलग्राम का युद्ध जो रहा वो हुमायूं हार गया और शेरशाह सूरी जीत गया था। उसके बाद हुमायूं ने अगले 15 साल लगभग निर्वासित यहां वहां भागते हुए जीवन बिताया था। उसके बाद जब हुमायूं जो रहा उसका निर्वासित जीवन चल रहा था, तभी उस दौरान मीर अली जामी जो हिंदाल हुमायूं के भाई के गुरु थे, उनकी पुत्री से हुमायूं की शादी हो गई। अब उस औरत का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, इससे शादी हो गई किसकी? हुमायूं की। और हुमायूं को बाद में इसी से एक पुत्र की प्राप्ति भी होती। कब होती है? 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट। अमरकोट जो है दोस्तों, यहां शासक था राजा वीरसाल का। तो अमरकोट के शासक वीरसाल जो थे, इन्हीं के यहां पर अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म हुआ उस समय की हम बात करें तो हुमायूं निर्वासित जीवन जी रहा है, शासक नहीं है।
यहां से वहां भागा दौड़ी चल रही है, जीवन में स्थायित्व कुछ भी नहीं है। अपने भाई कामरान के पास अपनी वाइफ, अपने बच्चे को हुमायूं छोड़ता है और निकल जाता है फारस या ईरान। जब ईरान या फारस जाता है ना, तो वहां उसका उद्देश्य यही होता है कि उसको सैनिक सहायता मिल जाए, और ईरान के शासक की कुछ शर्तों के आधार पर हुमायूं को सैनिक सहायता मिली भी। इसके बारे में मैंने हुमायूं वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उसको देखिएगा कि क्या शर्तें रही हैं, है ना। तो इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इसके पहले हुमायूं वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा दोस्तों, शेर शाह सूरी वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा, तो टॉपिक और क्लियर होगा। तो जब ईरान या फारस पहुंचा हुमायूं तो उसको सैनिक सहायता मिली। उस सैनिक सहायता के बल पर हुमायूं जो है वो दोबारा से गद्दी प्राप्त करता है। कब करता है गद्दी प्राप्त? तो लगभग 1555 में। 1555 में कब? तो 22 जून 1555 को युद्ध होता है सरहिंद का। इस सरहिंद के युद्ध में सूर सेना को हुमायूं पराजित करता है। जब सूर सेना को हुमायूं पराजित कर देता है तो हुमायूं को दिल्ली का, पंजाब का और आगरा का जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका वापस मिल जाता है। हुमायूं शहंशाह के तौर पर वापस से काम करना शुरू करता है। इसी समय हुमायूं क्या करता है? अकबर को भी शासन व्यवस्था में लाना चालू कर देता है। मतलब प्रारंभिक समय में अकबर की हम बात करें तो गजनी का सूबेदार इसको रखा गया, और गजनी के बाद पंजाब के सूबेदार के तौर पर अकबर को आप देख रहे हैं। अब देखिए, ये बालक 1542 में पैदा होता है, 1542 में जन्म होता है, और लगभग 1556 तक हम देख रहे हैं, 1556 तक देख रहे हैं, लगभग 13-14 साल की उम्र है। इस उम्र में आप इसे गजनी का और पंजाब के सूबेदार के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि इसके संरक्षक के तौर पर एक व्यक्ति हमें दिखाई पड़ता है, और संरक्षक जो है वो है बैरम खां। ये बैरम खां जो है ये हुमायूं का सेनापति रहा है। तो बैरम खां का संरक्षण प्राप्त था अकबर को, और उनके संरक्षण में ही शासन वासन व्यवस्था की पूरे कामकाज को सीख रहा है अकबर। ये प्रारंभिक जीवन है अकबर का। इसी समय पता चलता है जनवरी 1556 में कि हुमायूं की मृत्यु हो गई आकस्मिक। और हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? दीन पनाह पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरकर। अब हुमायूं मर गया। हुमायूं के मरने की खबर पंजाब में ही अकबर को मिलती है, और पंजाब में भी अकबर कहां है? कालानौर। पंजाब में कहां है? कालानौर। तो यहां अकबर को हुमायूं के मरने की खबर मिली। जैसे ही अकबर को हुमायूं के मरने की खबर मिली तो अकबर बहुत ज्यादा हताश हो गया, परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया। इसी समय बैरम खान ने क्या किया? बैरम खान ने इसी समय अकबर को भारत का अगला सुल्तान या बादशाह घोषित कर दिया। अब अगला बादशाह घोषित कैसे कर दिया? तो कालानौर में ही अकबर को एक ईंट के सिंहासन पर, याद रखिएगा, ईंट के सिंहासन पर बिठाया, और ईंट के सिंहासन पर बिठाकर बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक कर दिया कि अब तुम राजा हो। अब अकबर और बैरम खान सब कहां है? पंजाब के कालानौर क्षेत्र में हैं। ये याद रखिएगा। कहीं ना कहीं ये कालानौर कहां है? गुरदासपुर जगह का भी आप लोग याद रखेंगे। और लगभग फरवरी का ये समय रहा जब अकबर जो है वो सुल्तान बन जाता है या बादशाह बन जाता है। अकबर जब बादशाह बना तो दिल्ली में परिस्थितियां कुछ और थी। उन परिस्थितियों को बनाने वाला व्यक्ति कौन है? हेमू। हम हेमू के बारे में यहां पर बात करेंगे। याद रखिएगा, अकबर का मृत्यु लगभग 27 अक्टूबर 1605 में हुई थी, है ना। अकबर की मृत्यु जब पूछी जाती है तो याद रखिएगा 27 अक्टूबर 1605 में हुई थी, फतेहपुर सीकरी में। ये फैक्ट्स आप लोगों को याद में रख लेना है। अब अभी हम लोग कहां हैं? अभी हम लोग यहां हैं कि अकबर जो है वो राजा बन गया, लेकिन अकबर जब राजा बना तो उसके सामने चुनौती पेश करता है कौन? हेमू। जब हम हेमू की बात करेंगे तो हेमू कौन है? हेमू का पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य जो है वो हेमू की उपाधि रही है। जब हेमू दोबारा से सुल्तान बनता है ना, दिल्ली का शासक बनता है हेमू, तो वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और विक्रमादित्य की उपाधि को लेकर मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास में आप लोगों से डिस्कस भी किया था। प्राचीन भारत में जब हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य की बात करी थी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था, तो उसके समय से हम लोग देख रहे हैं विक्रमादित्य की उपाधि कितनी पॉपुलर हुई। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से फेमस हुआ हेमू। ये भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। देखिए, जब अकबर शासक बनता है तो वो पंजाब गुरदासपुर कालानौर में रहा,
दिल्ली से बहुत दूर। और दिल्ली में कौन शासक बन जाता है इसी बीच में? हेमू। अब हेमू कैसे शासक बनता है, उसके लिए हम लोगों को हेमू का बैकग्राउंड भी जानना पड़ेगा। हेमू की जब बात करते हैं तो 1501 में हेमू का जन्म हुआ था मेवात। मेवात कहाँ है? मेवात है राजस्थान। मेवात राजस्थान में हेमू का जन्म हुआ 1501 में। ये बनिया जाति का था, कुछ लोग इसे ब्राह्मण भी बताते हैं, लेकिन ये बनिया जाति का, इसके व्यवसायिक आदि चीजों से हम लोगों को पता चल जाता है। बहुत साधारण परिवार में हेमू का जन्म हुआ, लेकिन बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था, प्रतिभा का धनी था। जिस हिसाब से जिस माहौल में पालन पोषण हुआ, जीवन की कठिनाइयों को देखता हुआ हेमू बड़ा होता है। हेमू जब बड़ा हुआ तो उसने सभी बारीकियां जीवन की सीख ली थी। इसे युद्ध कौशल की भी ज्ञान था और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी भी इसके अंदर बहुत थी, सूझबूझ के साथ काम करता था। हेमू के अगर पिता की बात करें तो वो नमक के व्यापारी के तौर पर थे और हेमू ने अपने प्रारंभिक जीवन का शुरुआत भी नमक के व्यापारी के तौर पर ही किया। बस यह याद रख लीजिएगा कि नमक का व्यापारी का मतलब वो नमक नहीं था जो खाने पीने की चीजों में नमक डलता है, वो नमक नहीं। ये वो नमक है जो सैन्य उद्देश्य से आपके लिए जरूरी है, शस्त्र बनाने के लिए, हथियारों में जो प्रयोग होता था, उस नमक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां नमक के व्यापारी के तौर पर हेमू का हम लोग यहां पर प्रारंभ देखते हैं। बहुत बड़े स्तर पर नमक का व्यापार करता था। अब प्रारंभ में इनका जो व्यापार था वो राजस्थान के क्षेत्र में ही था, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1501 का समय और हेमू को बड़ा होने में लगभग हम मान लें कि बाबर का समय आ चुका है। बाबर के समय में हमारे इस पूरे प्रदेश में मुगलों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। मुगलों का आतंक क्या हो गया, यहां बढ़ा है, और मुगलों का आतंक बढ़ा जैसे जैसे उसका साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। तो मुगलों के साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ उनके आतंक में विस्तार हुआ। इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यापारी वर्गों को मुगलों ने बहुत परेशान किया। जब बहुत परेशान किया तो उन्हीं में हेमू के पिता भी थे। हेमू के पिता भी थे और इस वजह से उनको मेवात छोड़कर कहां आना पड़ा? रेवाड़ी आना पड़ा। अब मेवात राजस्थान से कहां आ गई? रेवाड़ी हरियाणा। अब ये लोग हरियाणा ट्रांसफर हो गए भाई। यहां पर इन्होंने बढ़िया कामकाज करना शुरू कर दिया। इस समय अगर हम देखें आगे आते आते हुमायूं राजा बन भी चुका है और हुमायूं को कहीं ना कहीं निर्वासित भी कर दिया है शेरशाह सूरी ने। अब हुमायूं सुल्तान बना था, निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का बड़ा एम्पायर हम लोगों को देखने को मिला। शेरशाह सूरी को अनाज और बारूद की सप्लाई करने लगा बाद में कौन? हेमू। हेमू नमक के व्यापारी के साथ साथ बारूद और अनाज की सप्लाई करने लगा शेरशाह सूरी की सेना के लिए बहुत बड़ी मात्रा में। और यहीं से हम कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी के सूर्यवंश और हेमू के बीच की जो नजदीकियां वो बढ़ती चली गई। हेमू लगातार सूर्यवंश के शासकों की निगरानी में रहा, उनको अपनी प्रतिभा दर्शाता चला गया और कहीं ना कहीं उनकी मदद करता चला गया। तो हेमू का सीधा संपर्क यहां पर सूर्यवंश के शासकों से हमें दिखाई पड़ता है। आगे जाकर हेमू ने एक कदम और आगे बढ़ाया और रेवाड़ी में ही धातु के हथियारों का एक कारखाना भी लगा दिया। ये हथियार जो थे वो शेरशाह सूरी मतलब सूर्यवंश के शासकों को ही दिए जाते थे। तो ऐसे में और यहां पर वृद्धि देखने को मिली। और जब हथियारों का कारखाना चला रहा है तो इसको बहुत बेहतर समझ थी हथियारों की और हथियार को चलाने की, तभी ये कारखाना बेहतर तरीके से चला पा रहा था। अफगानों को बड़े पैमाने पर हेमू ने इस समय हथियार सप्लाई करना शुरू कर दी। तो ये हेमू का प्रारंभिक जीवन रहा जहां वो नमक के व्यापारी के तौर पर अपना काम चालू करता है और धीरे धीरे करके हथियारों का सप्लायर बन जाता है अफगानों के लिए। अब हम यहां बात करें कि हेमू किस प्रकार से शासन में शामिल हो गया। अभी तक तो वो अपने व्यापारिक गतिविधियों में लगा है, ठीक है। अब ये कैसे शासन में एंट्री पाता है हम उसको देखते हैं। 1545 में कालिंजर का अभियान किया शेरशाह सूरी ने, और मैंने कहा था कि जो कालिंजर का राजा था कीरत सिंह, उसकी यहां पर एक नाचने गाने वाली औरत थी, उसको प्राप्त करने के लिए ही शेरशाह ने यह अभियान किया था। अब इस अभियान पे कालिंजर के राजा ने उस नाचने वाली लड़की को इसको देने से मना कर दिया और इसकी जिद थी कि इसको वो चाहिए। ऐसे में उस औरत के चक्कर में ही भाई शेरशाह सूरी जो थे, इन्होंने एक हुक्का नामक यंत्र चलाकर गोला मारा, वो गोला टकरा कर वापस इनके ऊपर गिर गया और शेरशाह सूरी खुद फट गए थे। हालांकि ये जो युद्ध हुआ था 1545 में कालिंजर के ऊपर,
इसमें शेरशाह सूरी को विजय मिल चुकी थी, उसी के बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि शेरशाह सूरी के जीवन के अंतिम विजय कालिंजर की विजय थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बराबर। अब शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बनता है। जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बनता है और कुछ समय तक बेहतर तरीके से शासन चलाता है। बाद में इसका 12 वर्षीय पुत्र जिसका नाम फिरोज है वो गद्दी पर बैठ जाता है। ये फिरोज चूंकि अल्पवयस्क था तो इसमें जलाल खां का जो भतीजा होता है वो इसको मरवा देता है और उसको मारकर खुद शासक बन जाता है और वो उपाधि धारण कर लेता है काय की, आदिल शाह की। अब आदिल शाह जब सूर्यवंश का उत्तराधिकारी बनता है तो वो हेमू को अपने वजीर के तौर पर नियुक्त कर देता है। यहीं से हेमू की एंट्री होती है सूर्यवंश के व्यवस्था में। तो सूर्यवंश में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद इस्लाम शाह के बाद उसका पुत्र फिरोज, और फिरोज को हटाकर आदिल शाह शासक बना और आदिल शाह ने पहली बार हेमू को अपने वजीर के तौर पर अपॉइंट किया था और यहां से हेमू जो है वो सूर्यवंश की सेना में आगे आ जाता है। अब देखिए कि अब हेमू सूर्य शासकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। आदिल शाह जो शासक था उसकी डिपेंडेंसी हेमू के ऊपर बढ़ती चली जा रही है। इसी समय हम देखते हैं कि जो सूर्य साम्राज्य है उसके जो रिश्तेदार जो थे सभी लोगों के बीच में अलग अलग हम लोगों को भागों में दिखाई पड़ता है। इंपॉर्टेंटली हम इस पूरे सूर्य साम्राज्य को 4 भागों में देखते हैं। क्लियर? एक भाग कौन सा? दिल्ली का, जहां पर आदिल शाह जो है वो शासक बना बैठा हुआ है। दूसरा भाग बंगाल का, बंगाल में मोहम्मद सूरी ये गद्दी पर बैठा हुआ है। लाहौर का इलाका हम देखें तो लाहौर के इलाके में सिकंदर सूर बैठा हुआ है और आगरा के इलाके में इब्राहिम सूर बैठा हुआ है। तो ये सूर वंश के ही लोग थे जो भारत के अलग अलग हिस्से पर कब्जा जमाए बैठे हुए थे। ये वो साम्राज्य था जो एक समय तक शेरशाह सूरी के कब्जे में हुआ करता था, वो अलग अलग लोगों के पास है। अब यहां पर कहानी देखिए कि किस प्रकार से हेमू के अकॉर्डिंग चीजें सेट होती चली जा रही है। हेमू को सुल्तान बनना था या भारत का बादशाह बनना था, अंतिम हिंदू सम्राट का टैग उसके ऊपर लगना था, उसकी तरफ कैसे चीजें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। ये आदिल शाह जो दिल्ली पर शासन कर रहा है, ये दिल्ली पर जो शासन कर रहा है, इसके ऊपर आगरा का इब्राहिम सूरी आक्रमण कर देता है। इब्राहिम सूरी ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? आदिल शाह के ऊपर। और आदिल शाह को कहां पर उसने भगा दिया? मालवा में। अब समझ लीजिए कि आदिल शाह कहां का शासक बनकर रह गया? केवल मालवा के क्षेत्र का शासक बनकर रह गया और हेमू इसके साथ यहां है। अभी हेमू वजीर था, लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहा था हेमू इसके लिए, अभी केवल इसके वजीर के तौर पर था। तो आदिल शाह मालवा में आकर रह गया और दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया? इब्राहिम सूरी का। अब इब्राहिम सूरी आगरा पर भी कब्जा करके बैठा हुआ है, पंजाब पर भी कब्जा करके बैठा हुआ है और दिल्ली पर भी कब्जा करके बैठा हुआ है। अब इसी बीच में हम देखते हैं कि जो लाहौर का व्यक्ति है, ये लाहौर वाला सिकंदर सूर, इसकी भी महत्वाकांक्षाएं जाग जाती हैं। तो लाहौर का व्यक्ति सिकंदर सूर आक्रमण कर देता है दिल्ली के इस इब्राहिम सूर के ऊपर। अब दिल्ली में इब्राहिम सूर को ऊपर सिकंदर सूर ने आक्रमण किया। इब्राहिम सूरी जो रहा, इसको हार का सामना करना पड़ा और हार का सामना करके इब्राहिम सूर कहां आकर रह गया? आगरा तक सिमट कर रह गया। अब दिल्ली किसके कब्जे में आ गई? तो याद रखिएगा, सिकंदर सूर के कब्जे में। दिल्ली प्लस पंजाब, ये किसके कब्जे में है? सिकंदर सूरी के कब्जे में। मालवा में आदिल शाह रह गया, आगरा में वापस इब्राहिम सूर रह गया और दिल्ली में कौन आ गया? लाहौर से सिकंदर सूर आ गया। अब यहां पर स्थिति बदलेगी। स्थिति क्या बदलेगी? स्थिति यह बदलेगी कि इब्राहिम सूर जो है ये सोचता है कि यार मैं तो आगरा तक ही सीमित रह गया हूं, आदिल शाह को मैंने पहले भी हराया है, तो मैं क्यों ना आदिल शाह को फिर से हरा दूं। तो यहां इब्राहिम सूर जो है ये फिर से कहां पर आक्रमण करने का सोचता है? मालवा पर आक्रमण करने का विचार बनाता है। अब यहां पर इब्राहिम सूर ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही मालवा पर आक्रमण कर दिया तो यहां पर कौन बैठा हुआ है? आदिल शाह।
ये आदिल शाह ने हेमू को अपना क्या बना दिया, सेनापति बना दिया। अब हेमू को सेनापति बनाकर सेना भेज दी किसके खिलाफ, इब्राहिम सूर के खिलाफ। हेमू ने बहुत बुरी तरीके से इब्राहिम सूर को हराया। आगरा पर हेमू का कब्जा हो गया। इब्राहिम सूर मजबूर होकर कहां भाग गया, उड़ीसा की तरफ भाग गया। एक व्यक्ति का खेल यहां पर खत्म हो गया। इसके बाद हेमू ने उस साम्राज्य विस्तार की व्यवस्था को आगे बढ़ाया और आगरा भी हेमू के कब्जे में है, मालवा का क्षेत्र भी हेमू मतलब आदिल शाह के कब्जे में है। अब ये किसके ऊपर आक्रमण करते, बंगाल। हेमू ने फिर अपनी सेना बनाई और किस पर आक्रमण कर दिया, बंगाल। और बंगाल पर कौन बैठा हुआ है, मोहम्मद सूरी, इसको भी इसने खत्म कर दिया। अब बंगाल पर भी हेमू आदिल शाह का कब्जा हो गया, आगरा पर भी हेमू आदिल शाह का कब्जा हो गया और मालवा पर भी हेमू आदिल शाह का कब्जा हो गया। अब बचा था कौन सा इलाका, अब बचा हुआ था इलाका ये दिल्ली वाला, जहां पर लाहौर के सिकंदर सूर ने अपना जगह जमा बैठी थी। इसी बीच में हेमू ने ग्वालियर और इधर के क्षेत्र जीत लिए। अब ये पूरा बेल्ट किसके पास है, हेमू के पास है। और राजा कौन है यहां पर, आदिल शाह। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, इसी बीच में एक व्यक्ति और है, हुमायूं। ये कहां गया हुआ है, फारस। इसने फारस से काय की सहायता ले ली थी, सेना की सहायता ले ली थी। और सेना की सहायता लेकर जब हुमायूं आया तो 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध हुआ। और सरहिंद के युद्ध में किसको विजय मिली, हेमू को विजय मिली। और हेमू ने इस युद्ध में किसको हरा दिया था, इसमें सिकंदर सूर को, हुमायूं को, या हुमायूं को विजय मिली और हुमायूं ने इस युद्ध में सिकंदर सूर को हरा दिया था। सिकंदर सूर को हराने के बाद दिल्ली, आगरा, बंगाल को छोड़ दे, पंजाब, तो ये दिल्ली का, पंजाब का क्षेत्र अब किसके पास आ गया है, हुमायूं के पास आ गया है। अब हुमायूं कहां का शासक बन गया, दिल्ली का। सिकंदर सूर को हुमायूं ने निपटा दिया, मोहम्मद सूरी को हेमू ने निपटा दिया, इब्राहिम सूरी को भी हेमू ने निपटा दिया, भगा दिया उड़ीसा तरफ। अब कौन बचा है, हेमू, आदिल शाह और हुमायूं। इस कहानी में जनवरी 1556 को हुमायूं की भी डेथ हो जाती है। जब हुमायूं की डेथ होती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि पंजाब के कालानौर क्षेत्र में कौन बैठा हुआ है, अकबर। अकबर यहां पर हुमायूं के द्वारा बिठा दिया गया था। तो अकबर अभी कहां है, पंजाब में, और हुमायूं की दिल्ली में मौत हो गई है। अब यहां पर तारगी बेग अली, ये व्यक्ति जो होता है, ये दिल्ली में हुमायूं के बाद गवर्नर के तौर पर स्थापित हो जाता है। अब तारगी बेग जो है वो दिल्ली में हुमायूं के बाद गवर्नर के तौर पर स्थापित है। अकबर बादशाह बन चुका है जो पंजाब में है। तारगी बेग को जब देखा किसने, हेमू ने, और आदिल शाह को इस बात का पता चला कि दिल्ली में एक प्रकार से पद की रिक्तता है, तो आदिल शाह ने हेमू को कहा कि एक काम करो, दिल्ली पर आक्रमण कर दो। तब जाकर हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर आक्रमण करके जो तारगी बेग यहां पर गवर्नर था उसको हरा दिया। कहां हरा दिया, जो कुतुब मीनार का परिसर था, कुतुब मीनार का जो परिसर है, इस परिसर के प्रदेश में तारगी बेग की सेना हार गई, हेमू की सेना जीत गई। अब जैसी हेमू की सेना जीती, तारगी बेग की सेना हारी, तो हेमू ने जानबूझकर तारगी बेग को मारा नहीं। तारगी बेग भागकर जाता है पंजाब, और पंजाब में जाकर तारगी बेग अकबर और बैरम खां को इस बात की सूचना देता है। इस बात की सूचना देता है, किस बात की, कि हेमू कितना शक्तिशाली व्यक्ति है, और इसकी महिमा का गुणगान करने लगता है अकबर और बैरम खां के सामने। इधर हेमू दिल्ली जीत चुका था, आदिल शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया। लेकिन कुछ दिन देखा हेमू ने कि आदिल शाह जो है ये अय्याशीपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है, दिल्ली की जनता शासन व्यवस्था की तरफ को ध्यान ही नहीं दे रहा। तो हेमू ने क्या किया, आदिल शाह को निपटा दिया। और हेमू खुद वैदिक विधि विधान से, याद रखिए, वैदिक विधि विधान से हेमू दिल्ली की गद्दी पर अपना राज्याभिषेक करवाता है।
जितने भी राजपूत, जितने भी आसपास के ब्राह्मण शासक होते हैं, उन सभी से अच्छे संबंध स्थापित करता है, दोस्ताना व्यवहार स्थापित करता है और बहुत बढ़िया तरीके से अपना रूल स्टार्ट कर देता है। कौन? हेमू। अब हेमू 7 अक्टूबर 1556 को 7 अक्टूबर 1556 को हेमू जो है वो गद्दी पर बैठ गया दिल्ली की। अब दिल्ली में कौन सुल्तान बन गया? हेमू। हेमू दिल्ली में शासक है और अकबर कहां है? अकबर है पंजाब। पंजाब में कहा? काला नौर। इसको सूचना देता है कौन? तारगी बेग। किस किस को सूचना देता है? अकबर को और बैरम खां को। जैसे ही तारगी बेग ने यह कहा ना कि हेमू कितना शक्तिशाली है, हमें उससे लड़ने के लिए और शक्ति इकट्ठी करनी पड़ेगी, आप दिल्ली मत जाइए उससे लड़ने के लिए, आप एक काम करिए, काबुल तरफ जाइए, वहां जाकर और सेना इकट्ठा करिए, उसके बाद फिर आइएगा दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। ऐसी बातें जब तारगी बेग ने कही बैरम खां को, तो बैरम खां ने क्या किया? एक तलवार से तारगी बेग का गर्दन उड़ा दिया। क्या बोला? बोले दूसरे व्यक्ति की तारीफ कर रहा है हमारे सामने, हमको डराने की कोशिश कर रहा है। बस इसके बाद बैरम खां ने यह निश्चित कर लिया कि अब वो दिल्ली पर आक्रमण करेंगे। लगभग 20 से 40 हजार के बीच की सेना लेकर बैरम खां अपनी दिल्ली की ओर कूच करता है। दिल्ली की ओर कूच करता है, परंतु दिल्ली के उस मैदानी क्षेत्र में ये नहीं आते जहां पर लड़ाई होती है। याद रखिएगा, यहां से आधार तैयार होता है पानीपत की दूसरी लड़ाई का, जो हम लोगों को 5 नवंबर 1556 के आसपास दिखाई पड़ती। कुछ जगह पर ये 6 नवंबर डेट भी दी होती। अब ये 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हमें जो देखने को मिलती है, इसमें एक तरफ तो हेमू की सेना दिखाई पड़ती है और हेमू की सेना में भगवान दास एवं सादिर खां सेनापति के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाई पड़ता है अकबर की सेना। अब अकबर की सेना में कौन है मेन? बैरम खान है। अब यहां याद रखिएगा, ना तो प्रत्यक्षतः अकबर लड़ने आया और ना ही बैरम खां लड़ने आया। पानीपत का जो मैदान था वहां से लगभग 7 से 8 मील दूर ये लोग बैठे थे और यहां नजर करके बैठे थे कि क्या चल रहा है युद्ध भूमि में। यहां फिर से इन्होंने एक सेना भेजी, वही सेना जो बाबर जिस प्रकार से लड़ने के लिए भेजता था, जो उनकी तकनीक होती थी, उसी प्रकार की तकनीक के साथ इन्होंने सेना भेजी। हेमू भी इधर से लड़ने के लिए तैयार था। हेमू लड़ने के लिए तैयार था, परंतु यहां पर एक बात समझना है कि हेमू ये सोचकर बैठा था कि मैं इनको खत्म कर दूंगा, लेकिन शायद तक किस्मत हेमू के साथ नहीं थी इस युद्ध में। हेमू इस युद्ध के लिए जब निकलने वाला था तो उसे एक रात पहले ही सपना आता है। सपना कुछ प्रकार का होता है जिसमें हेमू पानी में डूब रहा है और मुगल सेना के जो सेनाध्यक्ष हैं वो एक चेन फेंक कर हेमू को बचाने का काम करते हैं और वो चेन हेमू के गले में पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं उसके बाद उसी चेन से वो हेमू को लटका देते हैं। ये सपना एक दिन पहले हेमू को आता है और इस सपने के बाद हेमू को ये लग जाता है कि यार कहीं ना कहीं किस्मत जो है वो शायद मेरी हार पहले से ही तय कर चुकी है। अब कोई और होता तो शायद तक लड़ने के लिए नहीं जाता, हेमू उसके बावजूद लड़ने को गया। और देखिए ये मौसम जो है वो नवंबर का समय का है। ये कहा जाता है कि इस समय पे वहां पर बारिश की स्थिति दिखाई पड़ रही थी। यहाँ जो बारिश शीतकालीन दिखाई पड़ी, इस समय यहाँ पर हम लोगों को ये सूचना मिलती है कि हेमू जो है उसकी हाथियों की सेना थी। बीच में युद्ध भूमि में दलदल का इलाका पड़ता था और मुगल सेना यह सोच भी नहीं पा रही थी कि वो पार कर पाएगा, लेकिन हेमू उस पूरे क्षेत्र को पार करके लड़ने के लिए पहुंच गया। हालांकि बहुत तेज जो बारिश का व्यवस्था माहौल देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं ये भी हम लोगों को ज्ञात होता है कि हेमू ने जो सपना देखा था शायद तक वो सपना सच होगा। हेमू ने तमाम चीजों को निकालते हुए वीरता के साथ आगे बढ़ा और वीरता के साथ लड़ते लड़ते बहुत बड़ी मुगल सेना को उसने लगभग परास्त कर दिया था। मुगल सेना को लगभग परास्त कर दिया था। अपने हाथी पर बहुत तेजी से हेमू आगे बढ़ रहा है। इस बीच में उसके दोनों सेनापति जो होते वो मारे जाते हैं। ये बात जानते हुए कि दोनों सेनापति मारे गए, हेमू फिर भी अपनी नीति को देखते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। अब हेमू को
अंतिम मुगल जो टुकड़ी उसको ही हराना था, लेकिन इतने में ही हेमू जब हाथी पर बैठ के आगे जा रहा होता है तो एक तीर आकर उसकी बाईं आंख में लग जाता है। तीर लगता है, हेमू जो ऊपर से नीचे गिर जाता है, बहुत खून बहता है, उसके बावजूद हेमू लड़ता चला जाता है। लेकिन बहुत खून बहने के बाद जब कमजोरी आई तो हेमू मूर्छित होकर गिर गया, और जब होश आया तो वो अपने आप को आसपास मुगल सैनिक, सामने अकबर और बैरम खां को पाता है। अकबर जो है वो उस समय सुल्तान था, मतलब बादशाह था। बैरम खां उसका सेनापति के तौर पर, संरक्षक के तौर पर था। यहां पर बैरम खां अकबर से कहता है कि इस काफिर की गर्दन उड़ा दीजिए। अकबर ट्राई भी करता है मारने का, लेकिन शायद अकबर इस समय 14 साल का लड़का था तो वो गर्दन नहीं काट पाया। तो बैरम खां ने हेमू की गर्दन काट दी और उसका जो सिर है वो काबुल पे लटकाया, और धड़ जो है वो दिल्ली के पुराने किले पर लटका दिया, ये दिखाने के लिए कि कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाफ बगावत का काम न करे। और जिस प्रकार की परंपरा बाबर हुमायूं के समय देखने को मिली, जो परंपरा तैमूर ने शुरू की थी तुर्कों की, उस परंपरा को उसने भी आगे बढ़ाया। जितने भी सैनिक हेमू के थे, युद्ध भूमि में मारे गए थे, सबकी गर्दनें काटी गई और उन गर्दनों की मीनार बनाई गई। इस प्रकार से पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो हुआ, और हेमू जीतते जीतते अंततः हार गया। वीरतापूर्वक लड़ाई करी, लेकिन इसमें ना तो बैरम खां लड़ने आया था और ना ही अकबर लड़ने आया था। ये युद्ध तो मात्र अकबर की सेना और हेमू के बीच का युद्ध था, जिसमें हेमू आंख में तीर लगने के बाद अंततः मारा जाता है, और अकबर जो है वो सुल्तान बन जाता है, बादशाह के तौर पर हमें दिखाई पड़ता है। अब ये दौर शुरू होता है किसका? अकबर का। यहां से हम लोगों ने हेमू का जो पूरा शासन रहा है, जो व्यवस्था रही, वो देखी किस प्रकार से हेमू ने हमारे देश में, उस समय जब मुगल जो थे वो ताकतवर होने की तरफ थे, उस समय हेमू ने दिल्ली में अपने खुद के बल पर शासन स्थापित कर लिया था। हालांकि हेमू को मार दिया गया, और हम हेमू के रूप में भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी देखते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहां से हेमू चला गया, पुनः दिल्ली में बोल सकते हैं कि उन पूरे लोगों का अधिकार हो गया अकबर का, और अकबर का बाद में राज्याभिषेक किया गया। अकबर ने अपना जो मेन हेड बनाया क्षेत्र, वो आगरा को बनाया। यहां से उसने सारे शासन क्रिया करे, उसकी राजधानी हम लोगों को यही देखने को मिलती थी। अब अकबर के शासन काल को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, 3 काल में। इसका जो पहला काल होता है उसको हम संरक्षण का काल कहते हैं। कहते हैं कि 1556 में कितने वर्ष का था अकबर? केवल 14 वर्ष का था। 14 वर्ष की अवस्था में शासक बन गया था। तो 1556 से लेकर 1560 का जो समय रहा, कितने साल का? 4 वर्ष का, किसका? संरक्षण का काल था। इस काल में अकबर बैरम खां का संरक्षण पाता है। मतलब यहां सारे कामकाज किसके द्वारा किए जा रहे हैं? बैरम खां के द्वारा किए जा रहे हैं। सारे निर्णय बैरम खां के द्वारा किए जा रहे हैं, मैनेजमेंट सारा बैरम खां कर रहा है, और यहां पर अकबर राजा के तौर पर मौजूद है, बादशाह के तौर पर मौजूद है। ये शासन 1560 में खत्म हो गया। इसका कारण कुछ ऐसा होता है कि अकबर जब बादशाह रहा तो उसके आसपास अलग अलग गुट बन चुके थे, जिसमें एक गुट महामंगा का गुट था। महामंगा अकबर की दूध माँ थी, उसको पालने पोषने का काम, अकबर को देखभाल करने का काम महामंगा ने किया था। तो वो अपने बेटे आदम खां को राजा बनाना चाह रहे थे, इस प्रकार उसकी महत्वाकांक्षाएं थी। इस प्रकार से अलग अलग गुट हम लोगों को देखने को मिले, और इसके चक्कर में ये चल रहा था कि वो एक दूसरे को पीछे करना चाहते थे। ऐसा ही गुट बैरम खां के खिलाफ था, और वो गुट चाहता था कि किस प्रकार से बैरम खां से मुक्ति मिल जाए। अकबर को हम लोग बाद में साइड में कर ही देंगे। अलग अलग प्रयास किए गए, और यहां अकबर को बैरम खां के खिलाफ भड़काया जाने लगा। नौबत ये थी कि अकबर की छोटी छोटी सी चीजों की जरूरतें जो होती थी, वो भी बैरम खां से पूछने के बाद ही पूरी की जाती थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि बैरम खां डांट कर, ललकार कर, दुत्कार कर अकबर को चुप भी बिठा देता था। तो इन सब चीजों को नोटिस कर करके विरोधी गुटों ने अकबर को बैरम खां के खिलाफ भड़काना शुरू किया। और 1560 तक जब हम देखते हैं तो अकबर इस समय लगभग कितने साल का हो गया था? 18 वर्ष का हो गया था। अकबर इस समय 18 वर्ष का हो गया था, शासन करने की स्थिति में बोलते हैं कि अकबर आ गया था। तो अकबर ने बैरम खां के सामने कुछ शर्तें रखी। बोला कि देखिए, बैरम खां को बोलता था खान बाबा। क्या बोलता था? खान बाबा। बोला खान बाबा देखो, आप एक काम ये कर सकते हो, गुप्तचर समिति जो है हमारी,
आप उसको हेड बन जाओ, उसको प्रबंधित करने लगो। बैरम खान ने कहा कि नहीं भाई, लगभग शासक की शक्तियों का प्रयोग करने वाला वो व्यक्ति गुप्तचर समिति का अध्यक्ष बन के कैसे रह सकता था, उसको निम्न लगा, उसने मना कर दिया। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि एक काम करो, जागीर ले लो और अलग हो जाओ। जागीर लेके अगर अलग हो जाएगा तो जागीर के आधार पर बैरम खान कुछ भी शासक बन सकता था, बड़ा कर सकता था। उसने कहा कि भाई मैं मुगलों के उस व्यवस्था के खिलाफ नहीं जाना चाहता हूं, मैं लगातार इनका नमक खाया तो इनके अधीन ही रहूंगा। दूसरा मना कर दिया। अकबर ने तीसरा ऑप्शन रखा कि एक काम करो, आप कहां चले जाओ, मक्का चले जाओ। तो बैरम खान ने इस ऑप्शन को बेहतर समझा और बैरम खान निकल गया मक्का की तरफ। लेकिन रास्ते में पाटन नामक जगह पर अफगानों ने बैरम खान की हत्या कर दी। अब यहां बैरम खान की हत्या कर दी तो उसका पुत्र जो था अब्दुल रहीम, उसको किसने संरक्षण दिया? बाद में अकबर ने उसको संरक्षण दिया। तो यहां से बैरम खान का काल खत्म, संरक्षण का काल 1556 से 1560 तक चला। इसके बाद शुरू होता है पेटीकोट शासन या हरमदल का शासन। ये हरमदल का शासन जो रहता है ये 1560 से लेकर 62 तक लगभग दिखाई पड़ता है, 2 साल। ये हरमदल के शासन में अकबर पर किसका प्रभाव रहता है? अकबर पर उसके रिश्तेदारों का प्रभाव रहता है, खासकर उस गुट का जो गुट महामंगा, उसके पुत्र आदम खां, जीजी अंगा और दिल्ली के राज्यपाल शिहाबुद्दीन, इनका गुट था। इनका हरमदल पर ज्यादा प्रभाव था। अब अकबर कहीं ना कहीं इनके हिसाब से चलने लगता है। लेकिन बाद में जब अकबर मांडव अभियान करता, मालवा अभियान करता है और उस अभियान में आदम खां की स्थिति हम लोगों को गड़बड़ देखने को मिली, तो अकबर ने इसको मृत्युदंड दे दिया। जैसे ही अकबर के द्वारा महामंगा के पुत्र आदम खां को मृत्युदंड दिया गया, इस वजह से महामंगा को बुरा लगा और वो अकबर के सीधे सीधे खिलाफ हो गई। आगे जाके महामंगा का भी मौत होने के बाद हरमदल की जो व्यवस्था थी वो नष्ट हो गई और यहां से अकबर का स्वतंत्र काल चालू होता है। और स्वतंत्र काल लगभग 1562 से लेकर अकबर की मृत्यु 1605 में हुई तब तक चलता है दोस्तों। इस स्वतंत्र काल में अकबर वास्तव में हम लोगों के एक शासक के तौर पर दिखाई पड़ता है। अकबर के द्वारा शासन प्रशासन में कई सारी नीति, साम्राज्य विस्तार का काम भी किया गया। इसी दौरान किए गए कामों को लेकर अकबर को एक महान शासक का दर्जा भी दिया गया। लेकिन अकबर महान शासक था कि नहीं था, इस बात को लेकर आप अंत में निर्णय करिएगा जब इसको लेकर हम पूरी व्यवस्था को अध्ययन कर लेंगे। तो खैर, यहां पर अकबर की शासन व नीति हम लोगों को दिखाई पड़ेंगी। अकबर की यहां पर हम लोग धार्मिक नीति के बारे में बात करेंगे, इबादत खाने के बारे में बात करेंगे, मजहरनामे के बारे में बात करेंगे, दीन इलाही के बारे में बात करेंगे, उसके वित्तीय सुधार की बात करेंगे, भू राजस्व सुधार की बात करेंगे, आईन देसाला की बात करेंगे और नाबूद प्रथा की बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम अकबर के अभियान भी देखेंगे और यह भी देखेंगे कि अकबर ने किस प्रकार से राजपूत शासकों के साथ एक नीति अपनाई थी जो उसकी वैवाहिक नीति के तौर पर हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये अकबर की नीतियां रही जो हम लोगों को यहां देखना है, जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली? हमने अकबर का प्रारंभिक जीवन देख लिया, हमने हेमू की पूरी कहानी देख ली, अकबर शासक भी बन गया है, अकबर स्वतंत्र शासक के तौर पर अब काम करने लगा और अकबर की नीतियां हम लोगों को देखने को मिली। सबसे पहले हम देखते हैं अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति को दोस्तों सुलह कुल की नीति कहते हैं, जिसको धार्मिक सहिष्णुता की नीति कहा गया। धार्मिक सहिष्णुता की नीति कहा गया। धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति अकबर की हमें देखने को मिलती है, इस नीति के अंतर्गत ये बताया जाता है कि अकबर सभी धर्मों को लेकर अच्छी सोचता था। किसी धर्म को लेकर इसने इस प्रकार की सोच नहीं रखी कि उसको खत्म कर दिया जाए या उसकी चीजों को नष्ट किया जाए। हालांकि प्रारंभ में अकबर ने ये सब चीजें की, ये बाद में जाकर हम लोगों को उसकी सुलह कुल की नीति की व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके बाद इस नीति के तहत अकबर ने कई सारी व्यवस्थाओं में बदलाव भी किया। जैसे लगभग 1562 के आसपास दास प्रथा पर रोक लगा दी, 1563 के आसपास तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगा दी, 1564 के आसपास जजिया कर पर रोक लगा दी। ये सारे के सारे निर्णय अकबर की इस धार्मिक नीति के अंतर्गत लिए गए थे दोस्तों। यहां पर अकबर को लेकर यह कहा जाता है कि अकबर इस्लाम के रहस्यवादी पक्ष से प्रभावित था। अकबर इस्लाम के रहस्यवादी पक्ष से बहुत ज्यादा प्रभावित था, अर्थात सूफी मत की ओर उसका झुकाव अधिक था। उसकी चाहत धर्म सत्य की खोज करना हम लोगों को दिखाई पड़ती है। तो ये अकबर की धार्मिक नीति थी, जिसके अंतर्गत
अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। क्लियर। यहां पर इसके बाद हम बात करें तो अकबर ने इबादत खाने की स्थापना करवाई लगभग 1575 में। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना बनवाया। इबादत खाने का मतलब ये प्रार्थना गृह हम इसको कह सकते हैं। ये जो प्रार्थना गृह था, यहां पर हर बृहस्पतिवार गुरुवार को धार्मिक मुद्दों पर चर्चा होती थी। अब प्रारंभ में क्या हुआ कि केवल सुन्नी मुसलमान जो थे विद्वान, उन्हीं का यहां पर प्रभाव देखने को मिला। तो वो आकर अपनी अपनी बातों में लगे रहते थे, जिसकी वजह से अकबर को समस्या हुई। अकबर ने कहा कि ये तो आपस के विवादों में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो उसने क्या किया, लगभग 1578 के आसपास इस इबादत खाने के दरवाजे दूसरे धर्मों के लिए भी खोल दिए। और दूसरे धर्मों की जब बात करते हैं तो यहां पर हिंदुओं की तरफ से देवी और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोग आए। पारसी अगर हम बात करें तो यहां से मेहर जी राणा, दस्तूर जी राणा देखने को मिले, जिनसे अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था। अगर ईसाइयों की बात करें तो एका वीवा और मुंसे रात जैसे संत जो थे वो यहां देखने को मिले। जैनों की तरफ से बात करें, हरिविजय सूरी और जिन चंद्र सूरी देखने को मिलते हैं। जिन चंद्र सूरी को अकबर ने युग प्रधान की उपाधि दी थी और हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। इसके अलावा रामदास जी जो थे, गुरु रामदास जी जो थे, वो सिख धर्म की ओर से यहां पर हम लोगों को देखने को मिले। अब क्या हुआ, इस इबादत खाने में अलग अलग धर्म के लोग जो थे वो आते थे और कहीं ना कहीं इस पे चर्चा करते थे। यहां से अकबर को ये पता चल गया कि धर्म भले ही अलग अलग हो, लेकिन सभी का रास्ता एक है, ईश्वर एक है। इस प्रकार की अवस्था इन सभी डिस्कशनों से कहीं ना कहीं स्थापित हुई, ये याद रखिएगा। इसके बाद अकबर ने लगभग 1579 के आसपास मजहरनामे की घोषणा की। ये मजहरनामा जो था, ये घोषणा करवाने वाला अकबर पहला बादशाह था मुगल काल में। अकबर ने जब मजहरनामे की घोषणा करवाई तो इसकी वजह से इसको एक अधिकार मिल गया। इससे पहले तक अगर हम कुरान की व्यवस्था को देखें तो किसी भी शासक को किसी भी धार्मिक विषय की व्याख्या करने का अधिकार नहीं होता था। मजहरनामे की घोषणा के बाद अकबर को इस बात का अधिकार मिल गया कि जहां पर भी धार्मिक विषय से किसी चीज का क्लेरिफिकेशन ना मिले, मौन हो जाए, वहां धार्मिक विषय की व्याख्या जो की जाएगी अंतिम रूप से, वो कौन करेगा, शासक कर सकता था, बादशाह। इसका मतलब अकबर के पास धार्मिक विषय की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार यहां से मिल गया। इसके बाद अकबर ने अपने आप को अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दे दी। ये उपाधि खलीफा धारण करते थे, एक प्रकार से खलीफा के समान होने की घोषणा अकबर कर देता है। ये अकबर का अतिवादी व्यवस्था थी जो हमें देखने को मिली। अगर हम इस मजहर की बात करें तो ये मजहर शेख मुबारक के द्वारा तैयार किया गया था। ये शेख मुबारक वही हैं जो अबुल फजल और फेजी के पिता थे। तो फेजी और अबुल फजल ने भी इस मजहरनामे को तैयार करने में शेख मुबारक की मदद की थी। लेकिन एग्जाम में पूछेगा मजहरनामा क्या था तो आपको ये बताना होगा। इसके बाद दीन ए इलाही हम लोगों को देखने को मिलता है लगभग 1582 के आसपास। दीन ए इलाही, जिसको बदायूनी और अबुल फजल तौहीद ए इलाही भी कहता है। तो दीन ए इलाही और तौहीद ए इलाही एक जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है। कई सारे लोगों ने कहा कि अकबर ने एक नया प्रकार का धर्म, नया प्रकार का क्या शुरू कर दिया था, धर्म प्रारंभ किया था अकबर ने। किसने, अकबर ने। और ये धर्म स्थापित करने के बाद अकबर क्या करता है, इसका ईस्ट, इसका भगवान खुद को बना लेता। अगर कोई व्यक्ति इसका सदस्य बनता था, उसे अकबर की पूजा करनी पड़ती थी। एक तरीके से वो अकबर के सामने झुकेगा, उसके सामने उसके पैरों को चूमेगा, उसकी इबादत करेगा। ऐसी चीजें यहां पर शुरू कर दी गई। और इसकी कोई विशिष्ट कर्मकांडी पद्धति नहीं थी, ना ही इसके लिए कोई ग्रंथ बनाया गया था, ना इसके लिए कोई पुरोहित बनाया गया था। ऐसा कोई वर्ग इसके लिए नहीं था। बिना पुरोहित के, बिना ग्रंथ के, बिना कर्मकांडी पद्धति के दीन इलाही जो है वो अकबर ने स्थापित करवाया। इसीलिए कि इसके अंदर ये व्यवस्थाएं नहीं थी, इसे धर्म नहीं माना गया। इसे धर्म नहीं माना गया क्योंकि इसमें ये सब चीज नहीं थी। लेकिन फिर भी अकबर ने इसे एक नए धर्म के तौर पर स्थापित करवाया। और यहां सोचने वाली बात यह थी कि अकबर जो है इस धर्म में किसी को भी प्रवेश दिलाता था। मतलब इस धर्म में अगर किसी को प्रवेश लेना होगा तो प्रवेश दिलाने का काम अकबर करता था। प्रवेश दिलाने का मतलब दीक्षा, इस धर्म की दीक्षा सिर्फ अकबर दे सकता था। और कैसे देता था, तो ये भी ध्यान रखिए कि अबुल फजल को इसके पुरोहित के तौर पर अपॉइंट कर दिया। इसके पुरोहित के तौर पर अबुल फजल को बनाने का मतलब यह था
कि अबुल फजल उन लोगों को ढूंढेगा, लिस्टिंग करेगा जो व्यक्ति इस धर्म में प्रवेश पाना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस धर्म में प्रवेश पाना चाहता है तो उसका नाम कौन लिखेगा? अबुल फजल। और अबुल फजल उस व्यक्ति को किसके पास लेके जाएगा? सम्राट के पास, अकबर के पास। अब अकबर उसको दीक्षा देगा कि धर्म में प्रवेश कैसे होगा। तो अकबर क्या करता था? उसको एक पगड़ी पहनाता था, उसको शस्त्र और शभा के तौर पर यह प्रतीक दिया जाता था। जिसको भी इसका सदस्य बनना होता था उसे अल्लाह अकबर कहना होता था और उसे अकबर के प्रति अपनी आस्था प्रकट करनी पड़ती थी। तो ये अकबर ने इसका पूरा सिस्टम बनाया। उसे अकबर के पैर चूमना पड़ते थे, उसे अकबर के सामने झुकना पड़ता था। ये सारे काम अकबर करवाता था। शायद इसलिए अकबर करवाता था क्योंकि अकबर के सामने वो झुक सके, अकबर अपने सामने झुका सके। अगर कोई और पुरोहित बना दिया जाता और वो पुरोहित किसी व्यक्ति को इस धर्म में दीक्षा देता या प्रवेश करवाता तो वो व्यक्ति उसके सामने झुक रहा होता, उसको प्रमुख मानता। परंतु अकबर ने जानबूझकर खुद को इसका इष्ट बना लिया, हर व्यक्ति को अपने सामने झुकाना चाहता था। अब बताइए कि जो अपने आप को झुकाना चाह रहा है उसको आप कैसे महान कहेंगे, सोचिए। खैर, इसके बाद हम आगे बढ़े तो अकबर ने रविवार के दिन इसकी दीक्षा के लिए चुना था। इसकी दीक्षा के लिए किसको? रविवार के दिन को चुना था। उसके बाद अकबर ने क्या कहा कि अगर आप इस धर्म में प्रविष्ट होना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। बोले क्या शर्त? नियम होंगे। बोले वो क्या नियम? बोले आपको समय समय पर सार्वजनिक भोज आयोजित करवाना पड़ेगा, सार्वजनिक रूप से लोगों को बुलाई और खाना खिलवाना पड़ेगा। दूसरी बार आपको मांसाहार का निषेध करना पड़ेगा, जो मांसाहार खाता है वो इसमें प्रवेश नहीं पा सकता। तीसरी बार कम उम्र की कन्याओं तथा वृद्ध स्त्रियों से विवाह की मनाही होगी। मछुआरे, शिकारी आदि के बर्तनों का इस्तेमाल न करना आदि इसकी प्रमुख शर्तें थी। किसकी? जो व्यक्ति इसमें प्रवेश पाना चाहता था दीन-ए इलाही में। तो ये सारी शर्तों का पालन करना होता था अगर कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश पाना चाहता था तो। लेकिन यहां पर बड़ी अद्भुत चीज दिखाई पड़ती है कि अकबर के पूरे शासन में हम लोगों को टोडरमल, मानसिंह ऐसे कई सारे लोग दिखाई पड़ते हैं। इन सब के बावजूद केवल महेश दास द बीरबल एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो केवल इस दीन-ए इलाही को स्वीकार करता है। पर एकमात्र हिंदू व्यक्ति जो दीन-ए इलाही में प्रवेश पाता है वो कौन रहा? बीरबल। स्मिथ जो है वो कहता है कि ये अकबर की मूर्खता का स्मारक था दीन-ए इलाही। अकबर की मूर्खता का स्मारक कहा गया है दीन-ए इलाही को। किसके द्वारा? स्मिथ के द्वारा। ये दीन-ए इलाही की हम लोगों ने बात की। अब दीन-ए इलाही के बाद हम जब देखते हैं तो इलाही संवत भी देखने को मिलता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लगभग हम लोग इलाही संवत को यहां से शुरू किया गया। अब देखिए क्या है कि हिजरी संवत जैसी व्यवस्था मुस्लिमों में चल रही थी पहले से। सारे के सारे लोग हिजरी संवत को मानते थे। अकबर ने इस संवत को मानने से मना कर दिया और लगभग 583 में अपना एक नया संवत, इलाही संवत का प्रारंभ कर दिया। सारी तिथि, सारी तारीख जो थी उसके हिसाब से निर्धारित करना शुरू हुआ। क्लियर? इसके बाद अकबर ने कई सारे वित्तीय सुधार भी किए। वित्तीय सुधार में हम लोगों को जो देखने को मिला वो देखने को मिला राम सीता प्रकार के सिक्के, इनकी आकृति के सिक्के इसने चालू किए थे। जिस प्रकार से शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया था उसी प्रकार से चांदी का रुपया और तांबे का दाम अकबर ने भी चालू किया। लेकिन शेरशाह सूरी के समय पे 1 रुपया बराबर 64 दाम था। अकबर ने 1 चांदी का रुपया बराबर 40 दाम के बराबर सेट किया था। यह अंतर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। इलाही सिक्का सोने का होता था, अकबर ने जारी किया था। एक इलाही सिक्का जो था वो 10 रुपये, मतलब एक सोने का सिक्का चांदी के 10 सिक्कों के बराबर था। सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो होता था वो संसब होता था। एग्जाम में पूछेगा कि संसब क्या था, तो संसब सबसे बड़ा सोने का सिक्का था अकबर के समय। बड़ा होने का मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा थी। 100 तोले से भी ज्यादा भारी होता था यह सिक्का। इलाही सिक्का जो था ये वर्गाकार होता था और इसके अलावा इसने जलाली सिक्का भी चालू किया था जो चौकोर या आयताकार होता था। तो जलाली सिक्का हो या फिर इलाही सिक्का हो, ये दोनों सोने के थे। ठीक है, संसब सोने का सिक्का था जबकि चांदी का रुपया था और दाम तांबे का था। ठीक है, इसके अलावा अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था में भी सुधार किए। आईने दहसाला बंदोबस्त टोडरमल की व्यवस्था है दोस्तों।
टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, खत्री जाति के थे। इनके आधार पर ही अकबर का भू राजस्व सिस्टम बाद में चला था और अकबर ने इस आईने दहसाला को 1580 के आसपास चालू किया था, जिसमें दहसाला मतलब 10 साल के लिए बंदोबस्त किया जाता था। एक प्रकार का रैयतवाड़ी व्यवस्था, किसानों से संबंधित भूमि की व्यवस्था देखने को मिली। अकबर के समय 2 प्रकार की भूमि का वर्गीकरण किया गया था। प्रथम भूमि जो थी वो उच्च, मध्य, निम्न प्रकार की होती थी और दूसरी भूमि जो थी वो उत्पादन, बुआई के निरंतरता के आधार पर डिवाइड की गई थी। अदर रूप से देखें तो भूमि के 4 प्रकार थे, पोलज, छज्जर, बंजर, परती। प्रतिवर्ष बुआई जो करते थे उसको पोलज कहते थे, जिस पर प्रतिवर्ष बुआई नहीं होती थी उसको परती कहते थे। छज्जर 3 से 4 सालों तक बुआई नहीं होने वाली भूमि को कहते थे। बंजर 5 वर्ष से ज्यादा समय तक अगर कोई भूमि नहीं जोई जाती थी तो उसे क्या कहते थे, बोलते बंजर कहते थे। तो ये अलग अलग भूमि का प्रकार है। इसी प्रकार से एक करोड़ी नामक अधिकारी की भी नियुक्ति की गई थी, जिसको 1 वर्ष के भीतर 1 करोड़ दाम तांबे का सिक्का था, 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। ये 1573 में अकबर ने शुरू किया था। जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों के दाम तय किए थे, उसी प्रकार से कीमतों के दाम जो थे वो एमआरपी वाला सिस्टम जो था वो अकबर ने भी कर दिया ताकि कम कीमत पर लोगों को सामान मिल सके। अकबर ने गज ए सिकंदरी को रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह पर गज ए इलाही को प्रारंभ कर दिया। गज ए इलाही 41 अंगुल का पैमाना था जो 1586 में स्टार्ट किया गया था, जबकि गज ए सिकंदरी में 39 अंगुल का पैमाना था। भूमि के मापन के लिए लोहे का एक छल्ला होता था, लगा हुआ बांस का डंडा, उसका प्रयोग किया जाता था। इसकी जगह पर जरीब की व्यवस्था शेरशाह सूरी के समय चलती, जो सन की रस्सी होती थी, उसकी जगह पर इसने काय का प्रयोग किया, इस डंडे का प्रयोग किया। लोगों को तकावी ऋण देना शुरू कर दिए। आपदा के समय करों की दरों का समायोजन हो जाता था, मतलब अगर आपके यहां पर आपदा है, उत्पादन अच्छा नहीं हुआ है तो कर की दर कम कर दी जाती थी। इस प्रकार की व्यवस्था अकबर ने शुरू की थी। कृषकों का भी अलग अलग तौर पर वर्गीकरण किया गया। 3 प्रकार के किसान पाए जाते थे अकबर के समय पे। खुद काश्त, अपने गांव में रहकर खेती करते थे, इनको कई प्रकार की सुविधाएं मिलती थी, विशेषाधिकार प्राप्त थे क्योंकि अपने गांव में अपनी खेती पर खेती करते थे। पाही काश्त दूसरे गांव में जाकर खेती का कार्य करते थे, ये प्रायः कृषि मजदूर के तौर पर होते थे दोस्तों, इनको विशेषाधिकार नहीं मिलते थे। मुजारियन वो लोग होते थे जो अपनी खेती के साथ साथ दूसरी की जमीन किराए पे लेकर भी खेती करते थे। जनरली बहुत सारे ऐसे किसान भी थे जिनकी खुद की भूमि बहुत कम थी, तो ऐसे में वो दूसरे की भूमि किराए पे लेकर खेती करने का काम करते थे। तो अकबर के समय 3 प्रकार के किसान हम लोगों को देखने को मिले। नाबूद प्रथा का भी प्रचलन देखने को मिला। नाबूद प्रथा आईने दहसाला बंदोबस्त के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत यह था कि कोई भी किसान अपनी जमीन का अधिकतम 12% भाग बगैर कृषि के रख सकता था। अगर कोई भी व्यक्ति 12% भाग को बगैर कृषि के रख सकता था तो इतने भाग पर सरकार कर नहीं लेती थी। तो अगर आप टैक्स ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में नाबूद प्रथा का प्रचलन दोस्तों देखने को मिला था। अकबर ने उत्पादक भूमि या बंजर भूमि पर आवश्यक खेती करने के लिए बढ़ावा दिया। हम ये बोल सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में विस्तार का काम भी किया था। इसके अलावा हमको अकबर के 9 रत्न देखने को मिलते हैं। बीरबल, जिनका नाम महेश दास था, हिंदू राजा थे। अबुल फजल आईने अकबरी अकबरनामा की रचना की थी। टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था को देख रहे थे, खत्री जाति के थे। तानसेन लगभग 1506 के आसपास जन्म हुआ था, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। रामतनु पांडे बचपन का नाम था और गायक थे ये, ठीक है, जो रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ पर पहले अपनी सेवाएं देते थे। हरिदास इनके गुरुजी थे, बाद में अकबर की यहाँ पर आकर सेवाएं देने लगे। दीपक राग, मेघ राग, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की मल्हार, दरबारी कन्हरा, ये आदि सब तानसेन की कृतियां रही दोस्तों। मानसिंह कछवाहा राजपूत थे और राजा भारमल के पौत्र थे, आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे। अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था और अधिकतर अभियान जो थे वो मानसिंह के नेतृत्व में होते थे, जिसमें हम बोल सकते हैं कि राणा प्रताप के खिलाफ जो अभियान था उसमें भी मानसिंह को पहले भेजा गया था। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये अब्दुल रहीम नाम था, खाने खाना की उपाधि अकबर ने दी थी। इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था और ये बैरम खां का पुत्र था। फैजी ने लीलावती
का फारसी में अनुवाद किया था। मुल्ला दो प्याजा अकबर का सलाहकार था। हकीम हुकाम अकबर का रसोई घर था। तो ये 9 इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जो अकबर के दरबार में हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों इनके बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अकबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था या नहीं, ये कैसे सिद्ध हो रहा है बताना पड़ेगा आपको। कुछ लोग ये कहते हैं कि अकबर जो है उसको मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाना चाहिए। तो किस आधार पर माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहां देखिए, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को हराकर किसी ने अगर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी तो वो बाबर ही था, बराबर। परंतु यहां बाबर के बाद हुमायूं शासक देखने को मिला, क्योंकि बाबर ने तो केवल 4 साल ही व्यवस्था की थी, तो कोई सेना नहीं, कोई राजस्व नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो बाबर तो केवल नींव रखता है भारत में मुगल साम्राज्य की, उसका कोई शासन व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाता, साम्राज्य की स्थापना वो नहीं कर पाता। तो क्या हुमायूं वास्तविक संस्थापक था? तो हुमायूं 1530 में शासक बना, छोटे मोटे आसपास युद्ध किए और लंबा समय तो वो निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। शासक के तौर पर काम करना हो या सेना तैयार करना हो, राजस्व व्यवस्था तैयार करना, वो हुमायूं भी नहीं कर पाया और मर गया। तो ना तो बाबर ना हुमायूं, बल्कि अकबर जब आया 1556 में, तो उसे जो विरासत मिली वो विरासत केवल और केवल मुगलों की विरासत थी, इसमें कोई स्थायित्व नहीं था, अराजकतावादी व्यवस्था थी। अकबर ने शासक बनने के बाद यहां हर एक प्रकार के सुधार किए, शासन व्यवस्था स्थापित की, राजस्व व्यवस्था स्थापित की। कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाएं जब अकबर के द्वारा ही स्थापित की गई, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वास्तविक संस्थापक था तो वो कौन था? अकबर ही था, जिसने बोल सकते हैं कि भारत में हर प्रकार की स्थिति स्थापित करवाई थी। हाँ, बाबर को लेकर हम ये कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की आधारशिला या नींव रखने वाला कोई था, तो वो कौन था? बाबर था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसके बाद स्वतंत्र शासक के तौर पर अकबर ने कई सारे अभियान भी किए थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं मालवा का अभियान। 1561-62 में अकबर ने मालवा पर अभियान किया था, मांडू पे। अब ये अभियान के भी किस्से अलग ही मिलते हैं। बाज बहादुर और रानी रूपमती, जिनकी समाधि जो है सारंगपुर जिला राजगढ़ में है वर्तमान में। अब सोचने में आता है कि ये मांडव के शासक समाधि राजगढ़ जिले के सारंगपुर में कैसे? तो एक्चुअल में कहानी यहीं से कुछ मिलती है कि रानी रूपमती जो रही शाजापुर के इलाके में देखने को मिली, राजघर था रानी रूपमती का ये क्षेत्र। बाज बहादुर का इधर से निकलना हुआ, बाज बहादुर ने रानी रूपमती के गाने वाने सुने, प्रेम हो गया, शादी करके मांडव ले गया रूपमती को। अकबर ने सुना कि रानी रूपमती जैसी कोई खूबसूरत औरत जो है वो बाज बहादुर के पास है, जिसके सुंदरता से इतना ज्यादा बाज बहादुर हो गया था, मोहित हो गया था कि वो उसको रानी बनाने पे आतुर हो गया और बाद में उसको मांडव ले भी गया रानी बनाकर। तो अकबर ने एक सेना भेजी मांडव, किस लिए भेजी? रानी रूपमती को उठा के ले आओ। अब रानी रूपमती को उठवाने के लिए सेना भेजी, किसके नेतृत्व में सेना भेजी? आदम खां के नेतृत्व में। आदम खां के नेतृत्व में मांडू सेना भेजता है अकबर। बाज बहादुर के साथ युद्ध होता है, बाज बहादुर के साथ युद्ध होता है। बाज बहादुर भागने का प्रयास करता है, बाज बहादुर को पकड़ लिया जाता है और पकड़कर अकबर के पास भेज दिया। कुछ जगहों पर यह मिलता है कि बाज बहादुर यहां से भाग जाता है, लेकिन अकबर के पास भेजा, बोलने का मतलब बाज बहादुर आगरा में क्या हो गया? बंदी है, आगरा में बंदी है। रानी रूपमती जो रही, उसने को जैसी खबर मिली बाज बहादुर के बारे में, तो रानी रूपमती ने जौहर कर लिया। हालांकि इस बीच में आदम खां के द्वारा यहां पर इनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया, जिसकी सजा के तौर पर आदम खां को अकबर ने मरवा दिया था बाद में, जिसकी वजह से महामंगा के साथ उसका गठबंधन टूट गया था। हरम दल का यहां से शासन समाप्त होता है। वो आदम खां की मृत्यु कहीं ना कहीं यहां से संबंधित रही, लेकिन यहां जैसे ही बाज बहादुर के बारे में रानी रूपमती को पता चला, रानी रूपमती ने जौहर कर लिया, और जैसे ही अकबर ने रानी रूपमती की मृत्यु को सुना तो अकबर को बहुत दुख हुआ। अकबर ने हाथियों की पूरी एक बेड़ी भेजी और बड़ी इज्जत के साथ रानी रूपमती का जो शव था वो बुलवाया और सारंगपुर के इस क्षेत्र में लाकर उसको कब्र बनवा दिया, इसका मकबरा बनवा दिया।
बाद में इसी गम में अकबर ने बाज बहादुर को भी रिहा कर दिया, क्योंकि बाज बहादुर जो था वो लगातार अकबर की कैद में रहा, बीमार था। बाज बहादुर भी आता है, रानी रूपमती की कब्र पर मर जाता है, उसको भी रानी रूपमती के पास में गाड़ दिया जाता है। दोनों का मकबरा जो है वो हमें सारंगपुर में देखने को मिलता है, राजगढ़ में। अकबर ने ये सब क्यों करवाया? क्योंकि वो इनके प्रेम से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ कि यार ऐसा कैसा प्रेम किया कि सामने वाला भी मर गया आके। तो यहां पर अकबर ने इनका मकबरा बनवाया था। ये मांडा अभियान था। आमेर पर 1562 में आक्रमण किया। राजा भारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली और जोधा अकबर, जो जोधाबाई है जिसका नाम हरका बागी में मिलता है, वो यहीं से अकबर की शादी होती है। गणकटंगा या गोंडवाना की रानी दुर्गावती थी। 1564 के आसपास अकबर ने यहां पर अभियान करवाया। संग्राम शाह यहाँ के राजा थे। कुछ दिनों बाद इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद रानी दुर्गावती के पति संग्राम शाह जो होते मर जाते हैं। इनका जो पुत्र होता है उनका नाम वीर नारायण होता है, यह अल्पवयस्क था। तो रानी दुर्गावती वीर नारायण की संरक्षिका बनकर वहां शासन करना प्रारंभ करती है, लेकिन अकबर की नजर इस क्षेत्र पर पड़ जाती है और अकबर आसफ खां को यहां आक्रमण करने के लिए भेज देता है और रानी दुर्गावती की यहां पर हार हो जाती है और यह क्षेत्र अकबर के कब्जे में आ जाता है। 1567-68 में अकबर ने मेवाड़ का अभियान किया। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। इस पूरे क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया अकबर ने और लगभग 1568 में यहां पर कब्जा कर लिया। यहां के राजा उदय सिंह थे। उदय सिंह ने जैसे ही आक्रमण देखा तो अपनी राजधानी पहले ट्रांसफर कर लेते हैं, उदयपुर ले जाते हैं। पहले राजधानी क्या थी? चित्तौड़ थी। अकबर के आक्रमण की जानकारी मिली, उदय सिंह ने अपनी राजधानी बदल ली। पूरे परिवार के साथ कहां शिफ्ट हो गए? तो उदयपुर हो गए थे। और अकबर ने जैसे ही 1568 में मेवाड़ के चित्तौड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, राजा उदय सिंह ने उदयपुर अपनी राजधानी से इनका बोल सकते हैं कि विरोध जारी रखा। इस क्षेत्र को जीतने में अकबर को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, यहां तक कि उसने इस युद्ध में जिहाद का नारा भी दिया था। तो अकबर ने जिहाद का नारा कब दिया था? मेवाड़ के साथ संघर्ष के दौरान दिया था। विजय जब हो गई तो अकबर बहुत चिढ़ चुका था और अकबर ने चिढ़ के यहाँ के निर्दोष जनता का कत्लेआम मचा दिया था। बताइए क्या अकबर महान शासक था जो इस प्रकार के शासक आक्रमण कर रहा है? तो खैर, चित्तौड़ की विजय के बाद अकबर आगरा के किले के बाहर जयमल और फत्ता नामक वीरों की मूर्ति लगवाता है। क्यों? क्योंकि यहां अगर किसी ने अकबर की सेना को चुनौती दी थी तो वो जयमल फत्ता थे। तो जयमल और फत्ता का संबंध इस युद्ध से देखने को दोस्तों हम लोगों को मिलता है। इसके अलावा कालिंजर 1569 में यहाँ का राजा बघेल था। राजा रामचंद्र का शासन था। इसने पूरा क्षेत्र मुगलों को सौंप दिया था। यहाँ पर मजनू खां को राज्यपाल बना दिया था। गुजरात की विजय अकबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। लगभग 1572-73 में आर्थिक कारणों से प्रेरित होकर गुजरात पर अकबर ने आक्रमण किया था। यहाँ की जमीन अत्यंत उपजाऊ थी, बंदरगाह की दृष्टि से अच्छा था, व्यापारिक केंद्र था। अकबर कहीं ना कहीं इसको चाहता था कि यहाँ से उसको पैसे का लाभ हो सकता है, इसलिए अकबर ने इस पर आक्रमण किया। गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय था। इसको हरा दिया, इसको जीत लिया और यहाँ मिर्जा अजीज कोका को कहीं ना कहीं यहाँ पर बिठाकर लौट आया अकबर। हालांकि बाद में ये गुजरात का क्षेत्र अकबर के हाथ से चला गया था। अकबर पुनः आता है और वापस इस पर अधिकार करता है। गुजरात की जो जीत हुई थी, इस जीत के अवसर पर ही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। यह भी याद रखिएगा, लगभग 1573 के आसपास। इसके अलावा गुजरात का ही क्षेत्र था जहां पहली बार अकबर पुर्तगालियों से मिला था। गुजरात का ही क्षेत्र जहां पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा था। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध आता है 18 जून 1576 को, जहां 1572 में उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके बेटे महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। इन्होंने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर शासन स्टार्ट किया था, लेकिन इनके साथ भी अकबर का युद्ध होता है, जिसे हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से दोस्तों जानते हैं। लेकिन जो हल्दी घाटी का युद्ध है, ये बहुत अलग प्रकार की व्यवस्था है। इस पर हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम महाराणा प्रताप के बारे में समझेंगे। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो महाराणा प्रताप पर आधारित होगा। सिर्फ हम महाराणा प्रताप पर ही चर्चा करेंगे दोस्तों। हर एक चीज देखेंगे, उनके बचपन से लेकर तो उनकी मृत्यु तक की कहानी और हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम भी विश्लेषण करेंगे अच्छे से, इसलिए अभी इस पर हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करते। अकबर के दक्षिण अभियान की भी यहां देख लेते हैं थोड़े से, कि मुगलों में अकबर पहला शासक था जिसने दक्षिण की तरफ अभियान किया था। इसने खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा को जीत लिया था। प्रारंभ में तो इन क्षेत्रों में इसने अपने दूत भेजे थे कि भाई आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। खानदेश को छोड़कर किसी ने भी यहां पर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसीलिए अकबर ने इस तरफ आक्रमण करना शुरू कर दिया। पहला दक्षिण अभियान 1593 में
शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में अहमदनगर में किया था, जीत लिया। 1601 में असीरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों को जीता। कहा जाता है कि असीरगढ़ का किला जो था बहुत दुर्लभ था बुरहानपुर में, और इसे अकबर ने सोने की कुंजी से इसका दरवाजा खोला था, ऐसा कहा जाता है। असीरगढ़ की जो जीत रही वो अकबर की अंतिम जीत थी। अकबर ने असीरगढ़ में अपने पुत्र दानियाल को स्थापित किया था। दानियाल जो रहा उसको कहां, असीरगढ़ में स्थापित किया था, दोस्तों याद रखिएगा। और चूंकि ये नामात्र का था तो इसके ऊपर अब्दुल रहीम खाने खाना को व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए सेट किया था, ये ध्यान रखेंगे। और अंत में हम देखें दक्षिण में असीरगढ़ हो, बुरहानपुर हो, अहमदनगर हो, बरार हो, यहां तक अकबर का साम्राज्य फैल गया था। और दक्षिण में अकबर की जब विस्तार हो गई तभी अकबर ने भारत के सम्राट की जो टैग है वो लिया था। तो ये अकबर की संपूर्ण व्यवस्था थी जिसमें हमने अकबर के सभी एस्पेक्ट्स को देखा है, उसके सुधारों, उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके द्वारा किए गए आक्रमण को, और साथ ही साथ हमने हेमू के बारे में भी दोस्तों बात की है। अगले लेक्चर में मैं महाराणा प्रताप के लेक्चर पर बात करूंगा, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं का विश्लेषण हम लोग देखेंगे। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।